तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, कल हमने यहाँ तक इस इक्वेशन तक देखा था और इसको हम क्या बोल रहे थे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखो हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर और चेंज कर सकता है सिर्फ हम उसको। ठीक है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो इसका जो मास होएगा, जो हमारा रिएक्टेंट है उसका मास, ये क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास है वो रिएक्टेंट और जो फाइनल स्टेज पे है वो क्या है, प्रोडक्ट। तो इसका मास और इसका मास हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हम कैसे करेंगे कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके एटम हम देखेंगे कि एटम इक्वल होने चाहिए। अगर एटम इक्वल है तो उनके मासेस भी इक्वल है। अब देखो यहाँ पे Mg जो मैग्नीशियम है उसके कितने एटम है, एक एटम। अब जो राइट हैंड साइड में Mg के कितने एटम है, वन एटम। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, टू, और राइट हैंड साइड में वन। तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ये चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ऑक्सीजन के LHS में दो एटम्स है तो इधर भी दो होने चाहिए, तो इसको देखो हम दो कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो मैग्नीशियम के भी दो हो गए और ऑक्सीजन के भी दो हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि ऑक्सीजन के तो इधर दो है, इधर क्या करेंगे, मैग्नीशियम के भी दो कर देंगे। अब इक्वल है क्या, ये देखो मैग्नीशियम के दो हो गए, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दो। ठीक है, तो ये बेसिक हमने देखा। अब इस स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये रफली हमने एक आइडिया इसमें देख लिया। तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, ये लैब में आपने देखा होगा कॉनिकल फ्लास्क इस तरह का होता है। ये हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसके अंदर क्या है, जिंक के छोटे छोटे से टुकड़े हैं। क्या है ये, जिंक जो Zn होता है। ठीक है, उसमें क्या है, ये ग्रेनुलर। ठीक है, ग्रेनुलर में छोटे छोटे से टुकड़े। और ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर पड़े हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पड़े हैं। क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ से जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक डालते हैं तो क्या होता है, एक रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से क्या होता है, यहाँ पे लगा हुआ है एक स्टॉप कॉर्क मतलब एक रबर का जैसा होता है जो उस चीज को बाहर नहीं निकलने देता, और इसके अंदर क्या लगा है, एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ से क्या है, H2 गैस बाहर निकलती है। तो इसकी एक रिएक्शन बना के देखते हैं। पहले तो हम वर्ड्स में लिखते हैं इस चीज को। वर्ड में कैसे लिखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या लिया, जिंक लिया, फिर क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें लिया, तो वहां से रिएक्शन हुई। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या आया, रिएक्शन में आया एक तो हमारे पास सल्फेट, और क्या आया, एक आया हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, एक हमारे पास क्या आया, हाइड्रोजन। तो अब इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। अब ये हो गई वर्ड्स में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे सिंबल्स की और फॉर्मूलाज की फॉर्म में। ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमारे पास है जिंक सल्फेट। ठीक है, अब देखो जिंक का फॉर्म सिंबल क्या होता है, Zn, और यहां से सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या होता है, SO4। ठीक है, ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। ठीक है, जो भी गैसेज होती है वो 2 की फॉर्म में आती है। ठीक है, जैसे O2, H2, N2, ये सारी किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में। अब देखो इसको बैलेंस करके देखते हैं कि ये बैलेंस है क्या। पहले हम चेक करते हैं ये बैलेंस है क्या। तो देखो Zn की कितनी हो गई हमारे पास, Zn बन रहा है, इधर कितना है 1। H2 हाइड्रोजन के 2 आइटम है, इधर हाइड्रोजन के कितने आइटम है 2। S के 1, S के 1, 4 के O के 4, O के 4। तो ये कैसी है हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि किस तरीके से हम उसको बैलेंस करें। तो जनरली हम एक चीज देखता है कि जब भी हम आयरन को एयर में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है। तो वही इक्वेशन हम देखेंगे। अब ये हम एक इक्वेशन ले रहे हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। Fe क्या होता है, आयरन। ठीक है, वो किस में रखा हुआ है, पानी में। तो यहां से क्या बनेगा, Fe3O4। ठीक है, और प्लस इसके साथ में क्या बनेगा, Fe3O4 और H2 गैस यहां से निकलेगी। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखो इसको कैसे हम वो करेंगे, पहले तो चेक करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे कितना है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे 2। तो Fe और O ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस करेंगे हम इसको, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करो, बॉक्सेस में बंद कर दो। ठीक है, Fe H2O Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले तो क्या कर दो, इनको बॉक्सेस में बंद कर दो। हमें किसी भी एटम से या उसके जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, उसको नहीं छेड़ना कि यहाँ पे Fe है, ठीक है, तो हम उसको, या H2O है तो हम H2O2 बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, ब्लॉक में बंद। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देंगे, उससे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये 3 ही है। अब देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इधर हम देखेंगे राइट हैंड साइड। Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, Fe इधर कितना है राइट हैंड साइड में 3, H इधर कितना है 2 एटम्स, और यहाँ पे कितना एटम है 2 एटम, और ऑक्सीजन के 1 और इधर 4। ये हो गया, मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए जो स्टेप थर्ड हम देखेंगे, तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, पहले तो उसको ले लेंगे। इन तीनों में इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, Fe3O4। तो सबसे पहले तो इसको हम बैलेंस करने की ट्राई करेंगे, और उसमें भी जिस एलिमेंट के एटम सबसे ज्यादा है, तो किसके सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन किस में है, Fe3O4 में,
किसमें है Fe3O4 और यहाँ पे किसमें है H2। ठीक है, तो हम ये जो ब्लॉक में है उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन किसमें है 4 में और यहाँ पे 1 में, तो ये तो क्या हो गया इनिशियली है हमारे पास, इनिशियली ये कंडीशन है। अब बैलेंस करने के बाद में क्या होगा, बैलेंस करने के बाद में होगा कि अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता है, तो इसको तो क्या किया 1 से, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो H2O के तो कितने मॉलिक्यूल आ गए, कितने वो आ गए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 1 से, मतलब यहाँ पे तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे कैसे है, यहाँ पे 4 होगा। अब क्या हुआ, अब क्या चेंजेस आए, अब देखो जो हाइड्रोजन था हमारे पास कितने ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 और यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे, अब दूसरे को ले लो, इसी के दूसरे एलिमेंट को ले लो, हमारा ऑक्सीजन का तो हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, इसी के दूसरे एलिमेंट को ले लो, यहाँ पे लिया Fe3, Fe3 का कितने हैं, Fe3 के 3 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने हैं 1। तो अब इसको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। अब देखो ये क्या है, अब इसमें RHS में अब देखो कितने हो गए, ये Fe अब कितने हो गए 3, और यहाँ पे F3, इसके भी 3 है, इसके 3 है, क्योंकि इसके नीचे कितना लग रहा है 3। अब क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के देखो कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, अब देखो हाइड्रोजन को चेंज करो H2 और यहाँ पे क्या है H2, जिसके अंदर चेंज करना है वो लिख देंगे। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे 4 8 हो गया, टोटल 8 हो गए, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है क्योंकि पहले भी यहाँ पे ये वैल्यू थी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब चेक करते हैं, अब लास्ट जो 4th स्टेप में क्या करते हैं, 4th स्टेप में क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको कि ये एटम सही है। चेक द इक्वेशन। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले Fe को देखो, Fe LHS में कितने हैं 3 एटम्स और RHS में कितने हैं 3। और अब हाइड्रोजन LHS में कितने हैं 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 2 जा 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, क्योंकि इस पे 1 ही है, ठीक है, जिस पे नहीं लग रहा उसका मतलब 1, और यहाँ पे मतलब ये बैलेंस हो गई। इस तरह हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखो इसके लास्ट स्टेप में क्या आता है, इसके लास्ट स्टेप में जो आता है स्टेप 5, कि इसमें हम क्या करते हैं, इसकी स्टेट भी लिखते हैं, स्टेट मेंशन करते हैं हम, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस स्टेट में है। ठीक है, कि वो गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, या वो एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसको तो हम गैस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से, लिक्विड को किससे करेंगे एल से, सॉलिड को एस से, और जो एक्वस है उसको ए क्यू से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्वस का क्या मतलब है कि ये वाटर में सॉल्युबल है,
मतलब जो भी एलिमेंट एक्वस है वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल। ठीक है, मतलब वो वाटर में पूरा डिसॉल्व हो गया, मिल गया। ठीक है, तो अब लिखे, अब देखो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं ढंग से। तो 3Fe, अब ये क्या है, Fe जो आयरन होता है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। 4H2, H2 किस स्टेट में होता है, H2O पानी किस स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है, पर यहाँ पे किस स्टेट में, गैस में। क्यों, यहाँ पे गैस में इसलिए है कि जब भी हम लोहे को, आयरन को खुले में छोड़ते हैं तो जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टीम या वेपर की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो एयर में वाटर प्रेजेंस होता है वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे क्या आया, गैस। और Fe3O4 ये क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड क्यों है, जैसे ये आयरन की रॉड है, अब इसको रख दिया हम एयर में, तो वहां से अगर जैसे ज्यादातर ये बारिश का मौसम होता है तो H2O आएगा, वो इससे रिएक्शन करेगा, फिर क्या बनाएगा, Fe3O4। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, रस्ट, जंग लग जाएगी, तो वो क्या होता है, Fe3O4। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H2 किस फॉर्म में आएगी, H2 आएगी हमारी गैस में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से कई बार क्या होता है, हमारे पास इनकी रिएक्शन की कंडीशन भी बतानी पड़ती है। रिएक्शन की कंडीशन कैसे बताएंगे, रिएक्शन की कंडीशन में हमें क्या क्या बताना पड़ता है। रिएक्शन की जो कंडीशन है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके हमें क्या बताना पड़ता है, कंडीशन। कंडीशन में जैसे हम क्या क्या बताते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना लग रहा है, या कैटलिस्ट, वो मतलब रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाने वाला है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, CO प्लस H2। अब ये देखो, इसमें CO और H2 है, और यहाँ से क्या बन रहा है, C3HOH। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रही है, ये एरो है, उसके ऊपर हम क्या बताते हैं, इसके लिए स्पेशल प्रेशर होता है, ATM। ठीक है, कुछ जो रिएक्शन होती है वो स्पेशल प्रेशर पे ही होती है, या स्पेशल टेम्परेचर पे। किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री कर देंगे तभी वो रिएक्शन होगी, किसी का प्रेशर इतना कर देंगे तो ही होगी। तो ये एक एग्जांपल है किसका, इसका। अब इसमें ये गैस की फॉर्म में, H2 ऐसी गैस की फॉर्म में होती है। क्या कैटलिस्ट होता है कि जो रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, कुछ आगे आएंगे हमारे इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जिसको हम रिएक्शन में डालते हैं तो रिएक्शन और ज्यादा स्पीड से होती है। ठीक है, तो अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो C के कितने एलिमेंट, कार्बन के 1, इधर 1, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट, 1, इधर H, यहाँ कितने हैं, यहाँ टोटल है 3 तो ये और एक ये 2। अब यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई, और ये बैलेंस हो गई। देखो कैसे, C1 था, यहाँ पे भी 1, O1 था, अब 1, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, H4, 3 इसमें, 1 इसमें, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस।
ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो आज अपन यहाँ तक ही रखेंगे और कल हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, एक एक की डिटेल हम कल पढ़ेंगे। आज जो बताया वो सारी चीजें समझ में आई। ठीक।